नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब क्यूबा पर बुरी तरह से भड़क गए हैं। उसके खिलाफ उन्होंने एक नया आदेश पारित कर दिया है। ट्रंप ने क्यूबा को तेल सप्लाई करने वाले देशों के खिलाफ नए टैरिफ की चेतावनी दे दी है। व्हाइट हाउस द्वारा जारी आदेशों के अनुसार उन सामानों की इंपोर्ट पर अतिरिक्त एड वैलोरम ड्यूटी लगाई जा सकती है जो किसी ऐसे विदेशी देश के प्रोडक्ट हैं जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से क्यूबा को तेल बेचते हैं या किसी और तरह से सप्लाई करते हैं। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत जारी इस निर्देश में क्यूबा सरकार को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए असाधारण खतरा बताया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला के ऊपर कमर्शियल एयर स्पेस फिर से खोलने जा रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच संबंधों के एक नए दौर की शुरुआत हो रही है जिसमें अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला में काम के मौके तलाश रही हैं। ट्रंप ने कैबिनेट मीटिंग में कहा कि उन्होंने वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति से बात की है और यात्रा बहाल करने के लिए तुरंत कदम उठाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के ऊपर पूरा व्यावसायिक हवाई क्षेत्र खोला जाएगा और बहुत जल्द अमेरिकी नागरिक वहां जा सकेंगे। ट्रंप के अनुसार स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। ट्रंप ने कहा कि अब दोनों देशों के बीच संबंध काफी मजबूत और अच्छे हो गए हैं। ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी तेल कंपनियां पहले ही वेनेजुएला जाना शुरू कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी तेल कंपनियां वहां संभावनाएं देख रही हैं और अपने काम की जगह तय कर रही हैं। प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सम्मानजनक स्नान को लेकर विवाद गहरा गया है। एक तरफ शंकराचार्य खेमा प्रशासन द्वारा संपर्क किए जाने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। प्रयागराज प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने माघ पूर्णिमा पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को दोबारा पूरे सम्मान के साथ स्नान करने के किसी भी प्रयास से स्पष्ट इनकार किया है। मौनी अमावस्या पर हुए विवाद के बाद अधिकारियों ने दोबारा संपर्क करने की खबरों को नकार दिया। ये स्थिति तब बनी जब शंकराचार्य के जनसंपर्क अधिकारी ने दावा किया कि प्रशासन उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पीआरओ का कहना है कि प्रशासन के बड़े अफसर उन्हें दोबारा स्नान के लिए मनाने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि स्वामी जी की ओर से कड़ी शर्तें रखी गई हैं। उन्होंने प्रशासन से लिखित माफी मांगने, मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई करने और चारों शंकराचार्य के स्नान के लिए स्थायी एसओपी बनाने की मांग की है। इसके विपरीत प्रयागराज के प्रशासनिक अमले ने साफ कर दिया है कि उनकी ओर से ऐसी कोई कोशिश नहीं की जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से तनाव की स्थिति रही है जो पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद और गंभीर हो गई है। वहीं शेख हसीना के भारत सरकार की शरण में रहने और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामलों की वजह से भारत और बांग्लादेश में भी तनाव चल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान अब बांग्लादेश से नजदीकी बढ़ा रहा है। इसके तहत दोनों देशों ने एक बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 14 साल बाद सीधी उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं। गुरुवार को विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की पहली व्यावसायिक उड़ान ढाका से कराची पहुंची। पहली उड़ान में लगभग 150 यात्री सवार थे। लैंडिंग के समय स्वागत के लिए विमान को पारंपरिक वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सुबह शासन सचिवालय पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सचिवालय स्थित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रतिमा के समक्ष बैठकर गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, रघुपति राघव राजा राम सुने। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, मुख्य सचिव सहित शासन सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। इससे पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने आवास पर महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। चित्तौड़गढ़ बीजेपी में जारी उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही है। मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद से ही पार्टी के भीतर की खेमेबाजी जारी है। असंतुष्ट धड़े ने 29 जनवरी का अल्टीमेटम दिया था, उसके बावजूद इसके प्रदेश नेतृत्व की चुप्पी ने नाराजगी बढ़ा दी है। एक तरफ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या और जिला अध्यक्ष रतन लाल गाडरी के समर्थक है तो दूसरी तरफ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी का नाराज खेमा। अब तक 3 से 4 बैठक भी हो चुकी है। मामला 6 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति से जुड़ा है। सीपी जोशी गुट के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि निर्धारित मापदंडों को दरकिनार कर 6 में से 5 मंडल अध्यक्ष चंद्रभान गुट के नियुक्त किए गए हैं। विवाद बढ़ता देख जिला अध्यक्ष रतन गाडरे को दिल्ली बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि उनके द्वारा भेजे गए नामों ने ही पार्टी में गले की फांस का काम किया है।
कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत बचे हुए 5 में से 4 जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा कर दी है। सुनील शर्मा को जयपुर शहर जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शर्मा पिछले लोकसभा चुनाव में जयपुर से कांग्रेस के कैंडिडेट थे, लेकिन उन्होंने टिकट लौटा दिया था। पार्टी ने दिग्विजय सिंह पुरावत को प्रतापगढ़, वीरेंद्र सिंह गुर्जर को झालावाड़ और हंसराज मीणा को बारां जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजसमंद में जिला अध्यक्ष की घोषणा अब भी होना बाकी है। इससे पहले नवंबर में कांग्रेस ने 45 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की थी। कांग्रेस संगठन के हिसाब से 50 जिले हैं। अब तक 49 जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। राहुल गांधी के फॉर्मूले पर रायशुमारी करने के बाद जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए। यूजीसी गाइडलाइन को लेकर बवाल मचा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, जिसके बाद चारों तरफ खुशियों का माहौल बन गया है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा बयान दिया है। जोधपुर के सर्किट हाउस में गुरुवार देर शाम एक प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार इस पर फैसला लेने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुकी थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पुनः समीक्षा के लिए कहा है। जब उनसे पूछा गया कि जब ये कानून बन गया तो शिक्षा मंत्रालय या बाकी लोग क्या कर रहे थे, इस पर शेखावत ने कहा कि सांसदों के बनाए गए नियम कानून पर बोलना मुझे उचित नहीं लगता। संसद में सांसदों की कमेटी जिसकी अध्यक्षता विपक्ष के पास थी, उस कमेटी के सांसदों ने इस परामर्श किया था। जब सांसदों की परामर्श से उन्होंने अपने विवेक से निर्णय किया, तब उस पर टिप्पणी करना अब उचित नहीं है। राजस्थान की कथावाचक साध्वी प्रेम बाइजा का आज अंतिम संस्कार बालोतरा में किया जाएगा। बुधवार शाम को जोधपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कथावाचक की मौत हो गई थी। साध्वी की मौत के करीब 3 घंटे बाद एक कथित सुसाइड नोट भी सामने आया था। इससे मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। बाइजा की मौत को लेकर पिता का दावा है कि गलत इंजेक्शन के कारण कथावाचक की तबियत बिगड़ी थी, जबकि उनके भक्त पिता के साथ 6 महीने पुराने एक ब्लैकमेलिंग केस से भी उनकी मौत को जोड़कर देख रहे हैं। साध्वी प्रेम बाइजा का निधन होने के बाद आज उनके पैतृक गांव परेव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। गांव में बड़ी संख्या में साधु संत और उनके समर्थक पहुंच चुके हैं। अंतिम संस्कार के बाद उन्हें समाधि दी जाएगी। साध्वी की पार्थिव देह को भक्तों और समर्थकों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। देहरादून में 2 कश्मीरी लड़कों को दुकानदार ने रोड से पीटा। घायलों का आरोप है कि दुकानदार को जैसे ही पता लगा कि वो मुस्लिम है और कश्मीर से है, तो वह भड़क गया और गाली गलौज करता हुआ मारपीट करने लगा। इसी दौरान दुकान के पास बैठे कुछ और लोग भी वहां पर पहुंच गए और फिर सबने मिलकर लाठी डंडों और रोड से पीटकर दोनों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। घायल लड़के ने बताया कि मारपीट करने वालों में दुकानदार के साथ एक महिला भी थी। वे कह रहे थे कि कश्मीर नहीं है, यहाँ कश्मीरी नहीं चलेगी, ये मुस्लिम है, इनको जिंदा मार दो। तुमने पहलगाम में हमारे लोगों को मारा है, अब तुम्हें बताएंगे। हमले में 18 साल का दानिश और एक नाबालिग लड़का घायल हुआ है। नाबालिग का हाथ टूट गया है और सिर में गंभीर चोटें लगी हैं। दानिश को भी कई जगहों पर चोटें आई हैं। कल दिनांक 28 तारीख को विकासनगर थाना क्षेत्र में 2 कश्मीरी युवक थे जो विकासनगर के बाजार में आए थे, जिनके पिताजी जो वर्तमान में पांवटा साहिब में किराए के मकान पर रहते हैं, और ये दोनों युवक भी इस दौरान छुट्टियों में अपने पिताजी के पास आए थे और उनके सहयोग के लिए फेरी में सहयोग के लिए भी वो यहाँ पर पांवटा में रुके हुए थे। कल विकासनगर में एक दुकानदार से इनकी किसी बात को लेकर वहाँ पर कहासुनी हो गई, जिसमें दुकानदार द्वारा जो है उन पर हमला किया गया, जिससे वो इंजर्ड हुए थे। इंजर्ड के बाद उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल और तहरीर के आधार पर जो है मुकदमा सुसंगत धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। जो इसमें मेन अक्यूज था अभियुक्त संजय यादव, उसको हिरासत में ले लिया गया और सुसंगत धाराओं में जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद इसको न्यायिक इसमें रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के कारण भीषण सर्दी पड़ रही है। अधिकांश जगहों पर गुरुवार रात में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से नीचे चला गया। सोनमर्ग सबसे ठंडी जगह रही। इधर मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। एमपी के ग्वालियर में भिंड रोड हाईवे पर कोहरे के कारण एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इससे कार सवार सभी 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष थे। राजस्थान के भिलवाड़ा जिले में नेशनल हाईवे 58 पर 5 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 से ज्यादा लोग घायल हैं। पंजाब और हरियाणा में भी शीतलहर जैसे हालात हैं। गुरुवार को दोनों राज्यों में 5 शहरों में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। मंदसौर के लिए गुरुवार का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब शिवना नदी के तट पर बने भव्य पशुपतिनाथ लोक का
मुख्यपति डॉक्टर मोहन यादव ने लोकार्पण किया। 25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये लोक आस्था, संस्कृति और पर्यटन का नया केंद्र बनेगा। मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में बने पशुपतिनाथ लोक का गुरुवार को भव्य लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव विशेष रूप से इस अवसर पर मंदसौर पहुंचे। महाकाल लोक के तट पर विकसित किए गए इस लोक शिव परिवार के दर्शन के साथ ही 22 फीट ऊंचा त्रिनेत्र और बीच में स्थापित रुद्राक्ष श्रद्धालु के आकर्षण का केंद्र है। शिवना नदी के तट पर फैला ये लोक राजस्थान के लाल पत्थरों से पारंपरिक नक्काशी कला के साथ बनाया गया है। यहाँ अयोध्या शैली का भव्य प्रवेश द्वार, 4 सुव्यवस्थित प्रवेश और निकास मार्ग, गार्डन, सरोवर, भक्ति सामग्री की दुकानें और रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। देवस्थान पर प्रथम चरण के निर्माण कार्य का लोकार्पण मां शिवना के किनारे यहाँ माननीय उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, हमारे सांसद सुधीर गुप्ता जी, माननीय सांसद हरीशलाल गुर्जर जी, हमारे वरिष्ठ नेता यशपाल सिंह जी और इस अवसर पर सभी हमारे माननीय विधायक, सांसद, सब मित्रों के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए पूजा अभिषेक के साथ प्रथम चरण का लोकार्पण संपन्न हुआ। ये आस्था, धर्म, विश्वास का अद्भुत स्थान है। यहाँ पर गंगाधर, विषधर, पशुपतिनाथ अपने सभी रूपों के साथ षष्ठी का लघु रूप उत्पन्न करते हैं। बुरहानपुर जिले के सेंट टेरेस हायर सेकेंडरी स्कूल में एक बार फिर स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। इस बार मामला फीस वृद्धि के साथ स्मार्ट क्लासेस के नाम पर विद्यार्थियों से वसूली गई अतिरिक्त फीस का है। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने स्मार्ट क्लास सुविधा के नाम पर छात्रों से राशि तो वसूली, लेकिन जमीन पर विद्यार्थियों को उसका कोई ठोस लाभ नहीं मिल रहा। नियमों के अनुसार यदि कोई निजी स्कूल विद्यार्थियों से किसी विशेष सुविधा जैसे स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल लर्निंग या अतिरिक्त शैक्षणिक संसाधनों के नाम पर शुल्क वसूलता है तो उस सुविधा का वास्तविक और नियमित लाभ विद्यार्थियों को मिलना अनिवार्य होता है। लेकिन सेंट टेरेस हायर सेकेंडरी स्कूल में अभिभावकों का आरोप है कि स्मार्ट क्लासेस के नाम पर अलग से फीस ली गई, जबकि अधिकांश कक्षाओं में न तो स्मार्ट बोर्ड नियमित रूप से चालू है और न ही डिजिटल पढ़ाई की व्यवस्था दिखाई देती है। इस पूरे मामले को लेकर अभिभावक फरीद काजी पिछले 2 वर्षों से लगातार शिकायतें कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्मार्ट क्लासेस की फीस वसूलने के बावजूद छात्रों को पारंपरिक तरीके से ही पढ़ाया जा रहा है। शिकायत के बाद स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की गई जांच में भी कई खामियां सामने आई थी, जिसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी जा चुकी है। वो वहाँ संचालित करते तो कंप्यूटर क्लास के नाम पे अलग जो है फीस लेते हैं, और एक जो मेरी शिकायत मैंने किया था वो स्मार्ट क्लास के नाम पे प्रति माह प्रति छात्र जो है 100 रुपए वो वहाँ पर जो है तकरीबन 2018 से ले रहे हैं। और वहाँ पर जो है टोटल स्कूल के अंदर करीब 45 से 50 क्लासरूम है, और इनके यहाँ पर जो है स्मार्ट क्लास के नाम पे जो डिजिटल बोर्ड है वो 20 से 22 क्लासेस के अंदर लगे, जो कि इन्होंने स्वीकार किया स्कूल वालों ने। अब मेरा ये कहना है कि एक डिजिटल बोर्ड की कीमत अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे अच्छे से अच्छी क्वालिटी का तो 70 से 80 हज़ार रुपये का आएगा, और वहाँ स्कूल में जो बच्चों की जो संख्या है उसके आधार पर 2018 में जो उन्होंने फीस ली थी तो उस फीस के अंदर ही जो है तो 20-22 क्लासेस के डिजिटल बोर्ड खरीदे जा चुके हैं। इनके बिलों की जांच होना चाहिए। उसके बाद भी ये आज अभी चालू सत्र तक भी जो है तो ये स्मार्ट क्लास के नाम पे पैसा ले रहे हैं, तो ये निरीक्षण किया जाएगा। उसके बाद अगर अवैध रूप से जो संचालित करने वाले पात्रता नहीं रहे तो उसके बाद संचालित करने के लिए सर ये भी बात सामने आई कि वहाँ पर जो है कंप्यूटर शिक्षा के नाम पर स्मार्ट स्मार्ट क्लासेस के नाम पर जो है वहाँ पर फीस वसूली की जा रही है। जो नियम में देखा जाएगा अगर अवैध तरीके से फीस का वसूली होता है उनको वहाँ पर एक मामला और आया है कि जिसमें कंप्यूटर शिक्षा यानी स्मार्ट क्लासेस के नाम पर जो है अतिरिक्त फीस वसूली जाती है, जबकि वहाँ पर स्मार्ट क्लासेस नहीं दी जा रही बच्चों को। ये भी शिकायत आई है। तो ये अगर शिकायत है इस प्रकार की तो इसकी भी जांच करा देंगे। जांच के बाद ही पता चलेगा कि वो जो फीस ले रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित है। स्मार्ट क्लास रेगुलर चलता है, शिक्षा विभाग के जांच भी हुआ है और आप जांच फुल टाइम पे आप देख भी सकते हैं। अधिकारी खुद ने कहा कि स्मार्ट जो है वो किसी कमरों में लगा बल्कि 50 से अधिक कमरे हैं, इसमें 20 कमरों में 4 क्लास लगा जाएगा ताकि तो लगी है। सभी कमरों में ये चल रहा है और इस बार की पूरा अपग्रेड भी किया है।
अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए लोकमत भारत के साथ, साथ सच का।